क्लास 11th रिवीजन वीडियो पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में क्या कर रहा है, ए लाइट हॉलो क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। क्यूब ऐसा ही होता है, ठीक हो गया। और इसका जो साइड लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर का दिया है। एल की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका मास दिया है हमको 10 ग्राम, ठीक है यार। और ये कह रहा है कि पानी में क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये तैर रहा है। इट इज़ पुश डाउन एंड रिलीज टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पर मान लो हमने थोड़ी देर के लिए कोई एक फोर्स लगाया ऐसे और फिर इसको छोड़ दिया तो क्या होगा यार, ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, यानी एक मीन पोजीशन के अलॉन्ग ये क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा, ठीक है। और ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा ये तो अभी इक्वेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। बट वो ऑस्किलेट कर रहा है तो टाइम पीरियड निकालना है हमको। तो ज़रा देखो यार इसके साथ हो क्या रहा है। अगर मान लो ये क्यूब है आपका, ठीक है, ये आपका क्यूब है और मान लो कि जब आपने फोर्स हटाया तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे। एक तो mg लग रहा था और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, बाइंड फोर्स लग रहा था। यानी अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूँ यहाँ पे तो मैं लिखूँगा नेट फोर्स बराबर mg माइनस बाइंड फोर्स, ठीक है। तो एफ नेट तो क्या हो जाएगा आपका ma हो जाएगा, ये तो रहेगा mg माइनस बाइंड फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। तो ma इज इक्वल टू mg माइनस, सुनो यार कितना वॉल्यूम इमर्स्ड होगा, तो इसके नीचे का ये जो एरिया है ना, और ये चाहे इस साइड का बोल दो, ठीक है, ये एरिया, तो ये तो हो गया एरिया और इसकी लेंथ है l। तो वॉल्यूम की जगह पे मैं ले सकता हूँ क्या, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। बट जब इसको पुश किया गया था तो क्या होगा कि जितना ये डूबा हुआ था, मान लो l लेंथ डूबा हुआ था, ठीक है, उससे x और ज़्यादा डूब गया, ठीक है। पुश करेंगे तो इसको और नीचे आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, a इंटू एल प्लस एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ma की वैल्यू आ गई यहाँ से mg माइनस क्या आ गई, a इंटू एल, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, a इंटू एल रो जी माइनस a इंटू एक्स रो जी। तो m इंटू ए की वैल्यू आ गई mg माइनस, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस a रो जी एक्स। तो ma की वैल्यू आ गई, देखो ये तो mg है, जब पूरा ब्लॉक इमर्ज हो गया तो उसका वॉल्यूम v हो गया और डेंसिटी रो हो गया, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो mg बनते हैं, तो ये बन गया mg माइनस mg माइनस a रो जी एक्स, ये और ये कट जाएंगे। तो ma की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस a रो जी एक्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। और एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x है तो यही क्या है आपका कंडीशन ऑफ एसएचएम, इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को तो कहते हैं कंडीशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो एसएचएम होगा। अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट इज x अपॉन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ तो देखो ये आ गया टाइम पीरियड। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन a को तो हम लोग l स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है, और ये रो और g। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना 10 ग्राम, इसको kg में बदल लो, l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया ही हुआ है, g की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से आराम से हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको तो कर लेंगे, तो यहाँ से आप सॉल्व करिए तो ये t की वैल्यू 2 सेकेंड आएगी यहाँ से, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर। कह रहा है जो हॉट वाटर है ना ये तेज़ फ्लो करता है इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर। तो यार देखो यहाँ सीधी सी बात है विस्कोसिटी की, यहाँ पे बात किसकी है, विस्कोसिटी की। ठीक है, होता क्या है कि हॉट वाटर जो होता है ना ये लेस विस्कस होता है, ये क्या होता है, लेस विस्कस होता है, और कोल्ड वाटर क्या होता है, मोर विस्कस होता है। ठीक है, इस कारण से हॉट वाटर क्या है, तेज फ्लो करता है। विस्कोसिटी के बारे में आप लोग जानते हैं ना, लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगती है, लिक्विड के जो अलग अलग लेयर हैं इनमें जो फ्रिक्शन लगता है इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। और क्या है सेकेंड स्टेटमेंट, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। कह रहा है सोप वाटर हैज़ हायर सरफेस टेंशन एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। देखो सोप वाटर की बात कर रहा है, यानी कि अगर कोई चीज़ हम लोग मिला देते हैं ना, कोई इसको सरफेक्टेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अगर इसको हम लोग मिला देते हैं इससे क्या होता है कि सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या होता है ना, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ये वाला आंसर इसका सही हो गया। तो ये बेसिक डेफिनेशन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सारे सवाल, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सवाल, प्योर थ्योरेटिकल सवाल है ये, थ्योरेटिकल। ठीक है, आसानी से करने लायक। चलो ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, और वो कितना दिया हुआ है, ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, जहाँ पे टी टाइम है और हमको डायमेंशन निकालना है किसका, ए बी सी बाई डी का, यानी कि हमको ए का डायमेंशन पता हो, बी का पता हो, सी का पता हो, डी का पता हो। पहले तो एक बात समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो साइन टी कॉस टी ये सब का तो डायमेंशन होगा नहीं। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन में, और कहते हैं कि लाइक एडेड टू लाइक, जिनके डायमेंशन सेम होंगे सिर्फ वही लोग आपस में ऐड हो सकते हैं। यानी ए साइन टी, बी कॉस टी, सी टी स्क्वायर, डी, इन सबके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये लोग कैसे हुए हैं, ऐड हुए हैं। ठीक है यार, और इनका ऐड होकर के जो रिजल्ट आया है उसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो x तो क्या है, पोजीशन है, तो x का डायमेंशन तो क्या हो गया, अगर मुझे बताना हो तो डायमेंशन ऑफ x में क्या बोलूँगा, इसको तो मैं बोलूँगा l। अब सुनो, तो x का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a साइन टी का होगा, a साइन टी का डायमेंशन वही होगा जो x का डायमेंशन होगा, यानी l। साइन टी का कोई डायमेंशन नहीं होता तो a का डायमेंशन क्या हो गया, l। इसी प्रकार से b का भी डायमेंशन क्या होगा, l ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, और cos का तो कोई डायमेंशन होता नहीं। इसी प्रकार से सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो भी क्या होगा, l। अब यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, तो t का तो डायमेंशन में पता है कितना होता है, ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो c का डायमेंशन हो जाएगा एल टी पावर -2। इसी प्रकार से d का डायमेंशन भी क्या आ गया, l आ गया। तो अब मुझको क्या निकालना है, ए बी सी, तो a की वैल्यू l, b की वैल्यू l, c की वैल्यू एल टी पावर -2 अपॉन में क्या आ गया, l। तो जो कटना था वो कट गया, तो क्या आ गया, एल स्क्वायर टी पावर -2। बहुत आसान और अच्छा सवाल आप कह सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस पे बेस्ड था ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, सेम डायमेंशन क्वांटिटी वाली, जो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ होती हैं वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। चलो यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। आइए देखते हैं। कह रहा है प्रेशर वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि PV इक्वल टू वॉट, कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू तो होता है nRT, और ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी कि T को यहाँ पे क्या बोल रहा है, कांस्टेंट।
और जैसे ही टी कांस्टेंट हो गया तो हम लोग बोलेंगे ये तो क्या हो गया, आइसोथर्मल कंडीशन हो गया, ये तो हो गया आइसोथर्मल। तो ए तो जाके मिल जाएगा किससे, आइसोथर्मल से। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात चलिए, हीट एब्जॉर्ब गोज पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। यानी जो आपने हीट दिया है, ठीक है, वो क्या करा रहा है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है और क्या करा रहा है, वर्क डन करा रहा है। इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये तो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हमारा। ठीक है, तो एक सेकेंड, हीट एब्जॉर्ब गोज पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। ऐसा कब होता है यार, ऐसा कब होता है कि वर्क डन भी हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी है, यानी कि ये तो आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है। क्यों होता है, सुनो, डेल्टा यू की वैल्यू तो होती है एन सी वी डेल्टा टी ऑलवेज, ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू तो होती है पी डॉट टी वी इंटीग्रल में या पी डेल्टा वी। ठीक, तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर बस कांस्टेंट है, तो ये भी फैक्टर यूज हो रहा है, ये भी फैक्टर यूज हो रहा है, तो डेल्टा क्यू बराबर यही होगा, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस में ही होता है। तीसरा बात जो कह रहा है वो कह रहा है, तो दूसरा कहाँ चला गया यार, आइसोबैरिक में चला गया। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाई सिस्टम, डेल्टा क्यू जीरो है, चेंज इन हीट क्या है, जीरो। ये कौन सा कंडीशन है, एडियाबेटिक कंडीशन है, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि गामा की वैल्यू होती है सी पी बाई सी वी। और चौथी बात अगर मैं कर लूँ आपसे, तो कह रहा है कि नो वर्क इज डन ऑन ए गैस, ऑन आर बाई ए गैस, वर्क नहीं हो रहा है। तो वर्क डन जीरो कब होता है, वर्क डन जीरो होता है यार आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है ये, तो वर्क डन बराबर होता है, अभी मैंने बताया पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो होता है क्योंकि वी की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो वर्क डन यहाँ से क्या आता है, जीरो आता है। तो सी वाला तो कहाँ चला गया था, 1 में, और डी वाला कहाँ चला गया, 2 में। तो देख लो, ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2, सॉरी सी का 1 एंड डी का 2। ठीक है, ये देख लो जहाँ पे भी हो, 4th है यहाँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए गन फायर से लीड बुलेट ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन। ये एक बुलेट है हमारे पास, ठीक है, इसका टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, इनटू ए वुडन ब्लॉक। ये जाकर के एक ब्लॉक में लग रही है गोली। द बुलेट हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। ठीक है, ये जो बुलेट है 600 केल्विन, इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है कितना, 600 केल्विन। अभी टेम्परेचर इसका 300 केल्विन है। तो कह रहा है पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक एंड मेल्ट्स डाउन। ये इसमें जाकर के क्या करेगा, इस प्रकार से, और फिर यहीं पे मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज 625 जूल, और इस पूरे प्रोसेस में जो टोटल हीट है क्यू, वो कितना है, 625 जूल है। देन द मास ऑफ द बुलेट इन ग्राम, हमें निकालना है इस बुलेट का मास। ठीक, एक्चुअली समझो ये पूछना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमने क्यू अमाउंट का हीट दिया बुलेट को, तो बुलेट क्या करेगा, तो बुलेट पहले क्या करेगा, 300 केल्विन से बढ़ा के 600 केल्विन तक अपना टेम्परेचर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। फिर 600 केल्विन से लेकर के 600 केल्विन पे ही ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब 600 केल्विन के सॉलिड से ये बन जाएगा 600 केल्विन के लिक्विड में। तो एक्चुअली जो टोटल हीट है वो 2 फेज़ में यूज हुई है, एक टेम्परेचर रेज करने में और एक फेज़ चेंज करने में। एक यहाँ पे क्या हुई है, फेज़ चेंज करने में। तो हमको एक बात पता है कि जब भी टेम्परेचर रेज होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं MS डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट को यूज करते हैं।
ठीक है। और जब फेज चेंज होता है तो वहाँ पे कौन सी हीट यूज करते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। दिस इज व्हाट, लेटेंट हीट, ठीक है। तो यहाँ से चलो क्वेश्चन को करते हैं। Q इक्वल टू M हमको निकालना है, तो ठीक है Q की वैल्यू दिया हुआ है हमको 625, M हमको पता नहीं है। स्पेसिफिक हीट जो दिया है लीड की 125 दिया है, इंटू डेल्टा टी, तो 600 केल्विन से 300 केल्विन जाएंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा 300 केल्विन, प्लस M हमको पता नहीं है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दिया हुआ है कितना, 2.5 इंटू 10⁴, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। उसको मैं और अच्छे से लिख लूँ, 625 इक्वल टू M इंटू 125। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये आ जाएगा 15 और 7 और 3 00 प्लस M, यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 25 30, ठीक है। दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 625 00 M इक्वल टू 625। तो M की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/100 kg, ठीक है। इसको ग्राम में बदल लो तो 1000 से डिवाइड इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 10 ग्राम। तो 10 ग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। 10 ग्राम बुलेट का मात्रा हुआ। तो अच्छा क्वेश्चन है हीट कैपेसिटी के ऊपर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज v1। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज टू 45 डिग्री कीपिंग द लेंथ कॉन्स्टेंट, द न्यू स्पीड ऑफ द स्फीयर एट द बॉटम इज v2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक स्फीयर है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये स्फीयर क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आना चाह रहा है, रोल कर रहा है ना, तो यहाँ पे रोल कर रहा है। रोल करेगा तो क्या होगा, ओमेगा से ये घूमेगा भी आगे और क्या होगा, आगे भी बढ़ेगा v वेलोसिटी से, ठीक है। तो रोलिंग में तो यही होता है, ठीक है। अभी ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि अगर एंगल 45 डिग्री कर दें तो यहाँ पे पहले स्पीड v1 था तो अभी v2 क्या होगा। तो सुनो, एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं इसको। तो हमें पता है कि अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई किया जाए तो ये क्या कहता है, वर्क डन जो होता है ना वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन कितना होगा, पहले तो इस पर देखो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इधर तो फोर्स लगेगा इस पर mg sin थीटा, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, l लेंथ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आ गया mg l sin थीटा इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखूंगा मैं, हाफ m v स्क्वायर, भाई साहब इसी सीट से तो नीचे आएगा, प्लस यहाँ पे रोटेशनल के कारण से भी काइनेटिक एनर्जी होगा तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर, और इनिशियली तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया mg l sin थीटा इक्वल टू हाफ m v cm स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्फीयर के लिए होगा कितना होगा, 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू v/r, ओमेगा को हम लोग v/r लिख सकते हैं, तो हो जाएगा v² बाई r², यहाँ से कट जाएगा
तो mgl sin थीटा इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर, ये भी कट जाएगा तो आ जाएगा 1/5 m VCM स्क्वायर। तो m से सारे m को काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा GL sin थीटा इक्वल टू 7/10 m V स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अपने कंडीशन के हिसाब से अगर हम लगाएं तो पहली वेलोसिटी अगर v1 स्क्वायर है तो एंगल कितना था साइन 30, दूसरी को यूज़ करेंगे तो एंगल कितना हो गया था साइन 45। तो यहाँ से देखो रेशियो निकालना है हमको, तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर का जो रेशियो आ गया 1/√2 आ गया, ठीक। ऐसे कर सकते थे इसको आराम से, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था ये, कुछ खास तो था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन बिलो। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे हमको दिख रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकेंड, यहाँ तक 30.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो यार बहुत सिंपल हो गया, तो 9th लेवल का सवाल हो गया ये, ठीक है। तो सीधे क्या कर ले हम लोग एरिया को फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से क्या मिलेगा हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलो एरिया में देखो, एक एरिया ये फाइंड कर लो और एक एरिया ये फाइंड कर लो बस। तो पहला वाला तो ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम में क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड ये है और एक ये साइड, दोनों पैरेलल हैं। ये हो गया 200 और ये हो गया 400, तो दोनों मिलके हो गए 600 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम ये हो गया 2 प्लस इसकी एरिया निकाल लेते हैं। तो 2 से 30.5, तो 2 से 13.5, तो ये हो जाएगा 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 28.5 और इनटू में ये वाली दूरी, तो ये है 400 इंटू 400। तो कर लो यार इसको, ये कट गया, ये आ गया 600 प्लस ये 0 से ये कट गया, 4 पंजे 20 और 32 2 34 8 3 11 400। तो ये आ गया 1 1 4 0 0 और यहाँ पे आ गया 600 0 0 0 1 1 2 12,000, ठीक है मीटर, ठीक है। किलोमीटर में कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो ये आंसर होगा, सिंपल सवाल है भाई, इसको क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक डिस्क है हमारे पास, ये लो, ये आ गया एक डिस्क हमारे पास जिसका रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अब क्या कह रहा है ये, सेंटर लोकेटेड एट ओरिजिन, ठीक है 0,0 पे इसका सेंटर है। ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम दिस डिस्क इन सच अ वे दैट द एज ऑफ द होल टचेज द एज ऑफ द डिस्क। कह रहा है कि एक यहाँ से हमने डिस्क को और कट कर लिया, होल को एक तरह से कह सकते हैं।
ये इस प्रकार से हमने कट कर लिया, ठीक है। और इसका जो रेडियस दिया है वो दिया है हमको कितना, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। A circular hole of radius 5 cm is cut from the disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. The distance of the center of mass of residual are the remaining disc. ठीक है, बचे हुए डिस्क का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यार सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है, अगर आपको फार्मूला पता है तो। कौन सा फार्मूला पता है? ऐसे मान लो मुझे एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, पहले तो टोटल का निकाल लेता हूँ, m1 इंटू x1 माइनस कर दूंगा जो दूसरा वाला है m2 इंटू x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। अभी मेन काम क्या है कि जो छोटा वाला डिस्क है ना, इसका मास क्या होगा, m2 क्या होगा। तो देखो डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी तो सेम होगी, इसकी मास डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा क्या होता है, मास। तो अगर मैं पहले का मास मान लो m है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई और r कितना है, 20 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू दूसरे का क्या हो जाएगा, इसका मास मान लेते हैं m2 अपॉन इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू इसका रेडियस कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, ठीक है। तो m2 इक्वल टू आ गया 25/400 इंटू m, और ये हो जाएगा 5 0 16। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी m/16, ठीक है। आउटपुट कर दो तो xcm बराबर हो जाएगा m इंटू x1, तो 0 हो जाएगा, सेंटर पे था, माइनस m2 की वैल्यू है m/16 इंटू, अब ये सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 10 होगी, लेकिन हमको यहीं तक का और चाहिए, तो 10, तो ये इसमें से 5 को घटा देंगे ना ये वाला, तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, इंटू 15 अपॉन m/m/16। तो 0, तो यहाँ से तुम्हारा xcm कितना आ जाएगा, 15 m/16 अपॉन 15 m/16, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, 2 पार्टिकल है हमारे पास, दोनों ओरिजिन से बराबर दूरी पे हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाई, अच्छा पहले का जो पोजीशन वेक्टर दिया है हमको कि वो कहाँ पे है, 2i कैप प्लस 3nj कैप और प्लस 2k कैप पे है, और जो दूसरा है वो कहाँ पे है, वो है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4p के कैप पे है। इफ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है एक तरह से, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ n इनवर्स हमें निकालना है। तो वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले तो यही कर दो, a डॉट b को 0 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2i प्लस 3nj कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i माइनस 2j प्लस 4p के कैप इक्वल टू 0। आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे 4, जे का मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे तो माइनस 6n, के का मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 8p इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मुझको मिल गई, क्या, 4 माइनस 6n प्लस 8p इक्वल टू 0। एक तो ये बात मुझे पता चल गई, मुझे n इनवर्स चाहिए, मतलब p को गायब करना पड़ेगा। दूसरी बात में ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है ना, a और b का डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो a का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा √4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4, और b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर। दोनों तरफ से ब्रैकेट अगर हटा दूंगा तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बच जाएगा
9n² इक्वल टू 16p²। ठीक है, अभी यहाँ पे दो दो वैल्यूज़ आएंगी, तो इक्वेशन और 2 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जब p को एलिमिनेट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 8p इक्वल टू 6n-4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ 4p इक्वल टू 3n-2, 2 कॉमन ले लिया 2 मैंने, और इसका स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 16p² इक्वल टू 9n² प्लस 4 माइनस 12n। ठीक है, और 16p² की वैल्यू ऑलरेडी है 9n², तो यहाँ मैं लिख दूँ 9n² इक्वल टू 9n² प्लस 4 माइनस 12n, तब ये कट जाएगा, तो यहाँ से 12n इक्वल टू 4 आ जाएगा और n की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। बट हमको तो चाहिए n इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो n इनवर्स यहाँ पे 3 हो जाएगा, या n की वैल्यू 1/3, तो हमें तो चाहिए n इनवर्स, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं सवाल। तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या रिवाइज़ करना है आपको देख लीजिए, सभी टॉपिक यहाँ पे वेक्टर से हो गया, इसके पहले हमने देखा सेंटर ऑफ मास से, यहाँ हमने देखा नॉर्मल काइनेमेटिक्स के सवाल हैं, ये वर्क एनर्जी के सवाल विथ रोटेशन को मिक्स करके, यहाँ हीट के चैप्टर से हो गया, यहाँ थर्मो का, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या है यूनिट डायमेंशन के हो गए, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा विस्कोसिटी वगैरह का देख सकते हैं, और ये एसएचएम को और फ्लूइड को मिक्स करके सवाल बना दिया। तो इस तरीके से आप चैप्टर को अपना रिवाइज करते रहिए, फिर